प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र गाजीपुर के द्वारा जो आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके अंतर्गत आपको अगले लेक्चर में हम स्वर के प्रयोग से संबंधित जानकारी देंगे। स्वर के प्रयोग से संबंधित जानकारी से पहले, इससे पूर्व जो भी आपको अभ्यास दिया गया है, अगर उसको पूर्णतः आप जानकारी कर लिए हैं तो स्वर के प्रयोग संबंधित जानकारी में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपका पूर्व का प्रशिक्षण पूरा नहीं है या कहीं उसमें कोई संशय है तो हल्का आपको दिक्कत हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसा कि आपको बतलाया गया है कि आशुलिपि सिद्धांत पर आधारित विषय है। अगर आप सिद्धांतों का सही से अनुसरण करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप पुनः मैं स्वर से संबंधित जानकारी आपको बतलाने जा रहा हूँ। जो मुख्य बातें हैं, मुख्य शर्तें हैं जिनको ध्यान में रखना है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। निश्चित रूप से आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और आपका प्रशिक्षण सफल होगा। ध्यान देंगे। जैसा कि बतलाया गया था कि किसी भी व्यंजन को आप प्रारंभ करते हैं और अंत करते हैं लिखते समय। किसी भी व्यंजन को जहाँ से प्रारंभ करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि व्यंजन की रचना के आधार पे स्थान का निर्धारण। हर व्यंजन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 स्थान होता है और 3 स्थान में भी बायां और दायां भाग होता है। किसी भी व्यंजन का बायां और दायां भाग होता है। बाएं भाग को आप पहले कह सकते हैं, दाएं भाग को बाद में कह सकते हैं। समझने के लिए ऐसा बतलाया जा रहा है। जैसे किसी व्यंजन को अगर आप प्रारंभ करते हैं तो व्यंजन जहाँ से प्रारंभ होता है वो उसका पहला स्थान माना जाता है। व्यंजन जहाँ से प्रारंभ होगा वो उसका पहला स्थान। जहाँ व्यंजन का मध्य होगा वो दूसरा स्थान, और जहाँ पे व्यंजन समाप्त होगा वो तीसरा स्थान माना जाता है। हर व्यंजन के साथ ये प्रक्रिया लागू है। जहाँ प्रारंभ है वो प्रथम स्थान, जहाँ मध्य है वो द्वितीय स्थान, और जहाँ समाप्त हो रहा है वो तृतीय स्थान माना जाएगा। अब प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान में कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है, इसका निर्धारण करना। पहले और बाद में या बाएं और दाएं का निर्धारण करना। जैसे क वर्ग के व्यंजन है, इसमें अगर ऊपर आप कोई अक्षर लिखते हैं या कोई चिन्ह लिखते हैं तो वो पहले यानी कि बाएं मान लेंगे, और अगर नीचे लिखते हैं व्यंजन के तो वो दाएं यानी कि बाद में मान लेंगे। पहले और बाद में, आगे और पीछे, जैसे किसी शब्द को कहते हैं उसी के अनुसार इसका निर्धारण होगा। जैसे क वर्ग के जो व्यंजन हैं, चाहे क, ख, ग और घ, सभी पे नियम लागू होता है पहले और बाद में। पहले और बाद में, पहले जहाँ से प्रारंभ होगा वो प्रथम स्थान, जहाँ मध्य होगा वो द्वितीय स्थान, और जहाँ समाप्त होगा वो तृतीय स्थान माना जाएगा। इसी तरह से बाद में जहाँ से प्रारंभ है वो प्रथम स्थान, जहाँ मध्य है द्वितीय स्थान, और जहाँ समाप्त है वो तृतीय स्थान। इसी प्रकार च वर्ग के जो भी व्यंजन है उसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ये पहले और बाद में। पहले भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान होगा और बाद में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान होगा। इसी तरह से ल वर्ग, ट वर्ग के जो व्यंजन है उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय, पहले, प्रथम, द्वितीय, तृतीय बाद में। प वर्ग के जो व्यंजन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जहाँ से प्रारंभ होगा वहीं से गणना शुरू करना है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, पहले और बाद में, यानी दाएं और बाएं, इस तरह से निर्धारित करना। सभी व्यंजनों के साथ यही है। त वर्ग, जैसा कि आप जानते हैं, त वर्ग 2 तरीके से लिखा जाता है, ये भी त है और ये भी त। तो इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पहले, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय बाद में। इसमें भी सेम वही नियम है। जैसा व्यंजन की रचना से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रथम और द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान वही रहेगा जो नियम में बतलाया गया है। इसी तरह से यह व्यंजन है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, ये पहले, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये बाद में। वह व्यंजन है जहाँ से प्रारंभ हुआ प्रथम स्थान, मध्य में द्वितीय स्थान और अंत में तृतीय स्थान। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान,
जो पहले है उसको पहले पढ़ेंगे, जो बाद में है उसको बाद में पढ़ेंगे। क्यों पहले और बाद का सिद्धांत क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर स्वर की पहचान आपको करना है, इसीलिए स्थान का निर्धारण कर दिया गया है कि कहाँ पे कौन सा है स्थान होगा तो क्या माना जाएगा। जैसे आगे देखेंगे, ह व्यंजन है, जैसा कि आप जानते हैं ह व्यंजन दो तरीके से लिखा जाता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, और बाद में है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अगर यही ह व्यंजन ऊपर से नीचे आता है तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऊपर से गणना होगी। जहाँ से प्रारंभ होगा गणना वहीं से होना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसी तरह से र व्यंजन में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और र व्यंजन एक नीचे से ऊपर जाता है, एक ऊपर से नीचे आता है। तो ऊपर से नीचे अगर आता है व्यंजन तो ऊपर से प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। इसी तरह से ल व्यंजन है जो दोनों तरफ से लिखा जाता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो जैसा लिखेंगे वैसा पढ़ेंगे। अगर नीचे से ऊपर लिखे हैं तो प्रथम स्थानीय, द्वितीय स्थानीय और तृतीय स्थानीय। अगर ऊपर से नीचे लिखे हैं तो प्रथम ये हो जाएगा, द्वितीय और तृतीय। इसी तरह से सब व्यंजन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। म व्यंजन है जहाँ से प्रारंभ हुआ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। ये पहले और ये बाद में, ये बाएं और ये दाएं मान सकते हैं सुविधानुसार। पहले इसी तरह से ये न को क्रॉस करने से म व्यंजन बना है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। शेष व्यंजन न है, न में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और न ये भी है म को क्रॉस करने से प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसी आधार पे सभी व्यंजनों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग में बांट लेते हैं। और बांटने के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्यंजन का बायां और दायां भाग समझना, यानी कि आगे क्या है और पीछे क्या है। किस पार्ट को आगे मानेंगे और किस पार्ट को पीछे मानेंगे, कौन सा भाग पहले है और कौन सा बाद में। जैसा इसमें हम बतला दिए हैं, इसी आधार पे सारी चीज़ों की गणना कर लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि बायां भाग कौन सा है और दायां भाग कौन सा है। अगर इतना आपको जानकारी हो गई है तो स्वर की पहचान करने में बहुत ही आसानी होगी आपको, और जिस स्थान पे जो चीज लिखेंगे उसको पढ़ सकते हैं। अब ध्यान देंगे, स्वर के प्रयोग में स्वर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग मोटा बिंदु, दूसरा भाग हल्का बिंदु। चूंकि मोटा बिंदु और हल्का बिंदु दोनों आपको समझाना है और दो पार्ट में समझाएंगे तो आपको संशय होगा, इसलिए हमने क्या किया है कि दोनों को एक साथ समझा रहे हैं। जो भी गलतफहमियां होंगी तुरंत निराकरण वहां हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, आप हमने लिखा है बाएं, बाएं का मतलब पहले, और दाएं, दाएं का मतलब बाद में, यानी व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद में। फिर इसके बाद मैंने लिखा है स्थान नंबर 1, 2 और 3। चूंकि स्वर के विषय में बतलाया जा रहा है, स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं, तो जो भी नियम है वो व्यंजन पर लागू होता है। यानी कि दाएं बाएं का मतलब है व्यंजन के दाएं और व्यंजन के बाएं, और व्यंजन का प्रथम स्थान, व्यंजन का द्वितीय स्थान, व्यंजन का तृतीय स्थान। बाएं भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान होगा और दाएं भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान होगा। यानी कि पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान और बाद में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान। अब चिन्हों को निर्धारित करना आप ध्यान देंगे। जैसे कि मैथ में कोई विषय मान कर चला जाता है कि माना मूल्य क रुपया, उसका अर्थ आप निकाल लेते हैं। इसी तरह से शुरुआत में हल्की सी आपको दिक्कत आएगी शॉर्ट हैंड में कि आप कहीं अ का आय और आय का अ पढ़ सकते हैं। ऐसा गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन वो संशय दूर हो जाएगा। जैसे आपको इसका ज्ञान होगा, आभास होगा, आप संशय दूर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, किसी भी व्यंजन के बाएं, बाएं का मतलब है पहले, प्रथम स्थान पे अगर एक मोटा बिंदु लिख देते हैं, उस मोटा बिंदु का मतलब है कि आपने लिखा है अ, आपने लिखा है अ, और वही प्रथम स्थान पे हल्का बिंदु लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने लिखा है ऐ। मोटा होगा तो अ, हल्का होगा तो ऐ। आपको संशय होगा, एक ही बार में बिंदु लिखना है, हो सकता है मोटा ना हो, हल्का ही हो, या तो अ होगा या तो ऐ होगा, दोनों में से तो कोई एक होगा। तो आप मान कर चलेंगे अ या ऐ में से कोई एक।
ये संशय को दूर करने के लिए ही मैं दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ। बाद में आपको घबराहट होती है, आप दिक्कत में आते हैं और कठिनाई आपका निराकरण नहीं कर पाते हैं, आप प्रशिक्षण से दूर होते हैं। तो ये सारे निराकरण हम यहीं कर दे रहे हैं। प्रथम स्थान पे अगर एक बिंदु लिख देते हैं, सीधे आप इस बात को भूल जाइए कि मोटा है या हल्का है। हालांकि सिद्धांत में है, आप सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे किताब पढ़ते समय, लेकिन समझने के लिए हम आपको बतला रहा हूँ। किसी भी व्यंजन के प्रथम स्थान पे बाएं अगर एक बिंदु लिख देते हैं तो वह या तो अ होगा या तो अ होगा। अब समाहित करके आप पढ़ लीजिए, हल्का और मोटा का अंतर छोड़ दीजिए। बाएं, और अगर बाएं न लिख करके उसको दाएं लिख देते हैं तो वह स्वर मूल रूप में न पढ़कर, ध्यान दीजिएगा, स्वर मूल रूप में हम लिखे हैं और स्वर मात्रा के रूप में, वह स्वर न पढ़ करके वो मात्रा पढ़ी जाएगी। क्या पढ़ा जाएगा? उस व्यंजन की या उस स्वर की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे आप ध्यान देंगे, मैं उदाहरण यहाँ देने जा रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ने का सिद्धांत क्या है, यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। पढ़ना नियम क्या है कि सबसे पहले आप स्वर पढ़ेंगे, स्वर, इसके बाद आप व्यंजन पढ़ेंगे, इसके बाद अगर उसमें मात्रा है तो मात्रा पढ़ेंगे। यही नियम लागू होगा, स्वर, व्यंजन और मात्रा। अगर इसके बाद अन्य भी व्यंजन आते हैं तो स्वर जब भी आएगा मूल रूप में तो वो पहले ही आएगा, बीच में नहीं आता। किसी शब्द के बीच में स्वर मूल रूप में नहीं आएगा। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, औ, अं, अह, इस जब भी आएगा पहले आएगा और बीच में नहीं आएगा। अपवाद स्वरूप बीच में भी आता है, उसका निराकरण हम आगे आपको कर देंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप ध्यान देंगे, स्वर, व्यंजन और मात्रा, यानी कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे व्यंजन, इसके बाद मात्रा। अगर इसके बाद भी कोई शब्द इसमें जुड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ वो व्यंजन और मात्रा होगा, स्वर नहीं होगा। व्यंजन और मात्रा सिर्फ यही होगा, स्वर जब भी आएगा पहले आएगा। अब जैसे ध्यान देंगे, हमने व्यंजन लिखा क, ध्यान देंगे ये व्यंजन, लाइन से ऊपर इसलिए लिख रहे हैं कि थोड़ा दिखेगा, बोर्ड पे समाहित नहीं होगा। अब इसका ये बायां भाग है और ये दायां भाग है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान है। अगर ये बिंदी हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, प्रथम स्थान पे हमने ये बिंदी लिख दिया, तो इसका मतलब है हमने क्या कहा कि पहले स्वर पढ़ेंगे। तो स्वर क्या हो गया? अ। स्वर क्या हुआ? अ। पहले आप पढ़ेंगे अ, और व्यंजन क्या है? क, अक। या मानते हैं कि आप इसको अ नहीं माने, आपको क्या मान लिए? ए, ऐ मान लिए। तो आप या तो इसको पढ़ेंगे ऐ, दोनों में से एक आप पढ़ेंगे, या तो अक पढ़ेंगे या तो ऐ पढ़ेंगे। स्पष्ट हो गया? यहाँ कोई कठिनाई होगी? आप माध्यम आपको दिया गया है, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर आप इसी स्वर का प्रयोग पहले न करके बाद में करते हैं, जैसे व्यंजन क है, अब ये पहले स्थान पे यहाँ न लिख करके पहले स्थान पे यहाँ पे लिख दीजिए। इसका मतलब होता है जब क हम बोलते हैं तो उच्चारण में अ आता है, जैसे सभी व्यंजनों के साथ अ का उच्चारण कॉमन माना जाता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ मैंने क्रॉस कर दिया है, अ की कोई मात्रा नहीं है। या तो इसको क पढ़ेंगे या क पर ऐ की मात्रा कै पढ़ेंगे, क या कै। ध्यान देंगे, प्रथम स्थान पे अ या ऐ, और वही बाद में अगर लिख देते हैं तो ऐ की मात्रा। अब ध्यान देंगे, दूसरे स्थान पे अगर बिंदु लिख देते हैं, आप उसको मोटा और हल्का का अंतर छोड़ दीजिए, सिर्फ बिंदु पर आइए। अगर दूसरे स्थान पे बिंदु लिख देते हैं तो या तो ए होगा या तो औ होगा। कब होगा? पहले लिखेंगे तब। अगर इसी को बाद में लिखेंगे तो ए की मात्रा या औ की मात्रा होगा। जैसे हमने व्यंजन यहाँ लिखा स, दाया बाया स है, इसमें एक स लिखे। हम यहाँ पे बिंदु लिख रहे हैं दूसरे स्थान पे इस तरह से। इसका मतलब है, हमने कहा कि पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर में क्या हो गया? ए। अब व्यंजन क्या है? स, एस। या अगर हम
या आप औ मानेंगे औस, एस या औस, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अगर इसी को आप बाद में लिख देते हैं दूसरे स्थान पे, तो यह व्यंजन न पढ़कर क्या पढ़ा जाएगा? व्यंजन तो पढ़ा ही जाएगा, मात्रा आप पढ़ी जाएगी। व्यंजन क्या हो गया? स, और मात्रा क्या हो गया? ए की मात्रा से, या सपरो की मात्रा सौ, से या सौ पढ़ा जाएगा। अब कंफर्म हो गया होगा, यहाँ ए के विषय में बतला दिया गया। अब तीसरे स्थान पर ध्यान देंगे। तीसरे स्थान पे बिंदु लिखते हैं तो या तो बड़ी ई या तो छोटी ई होगा। ई का उच्चारण का मतलब आपके पास स्पष्ट है कि ई होगा, कॉमन सेंस है, आप इंटर तक पढ़े हैं, आपके पास शब्दकोश है, आप जान जाएंगे बड़ी ई का प्रयोग करना है या छोटी ई का प्रयोग करना है। तो बिंदु से क्या होगा? ई। मान लीजिए ये शब्द हमने लिखा है द, मान लीजिए ये शब्द लिखे द, ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान यहाँ हुआ, ये बिंदु होगा। ध्यान देंगे, थोड़ा सा हल्का होगा तो डैश हो जाएगा। तो पहले पढ़ेंगे स्वर, स्वर में क्या हो गया? ई, अब व्यंजन क्या है? द, ये हो गया ईद। या आप इसको इस तरह से भी ईद लिख सकते हैं, लेकिन आपको सेंस यही कहेगा कि ईद में ये सही है और ये गलत है। वही चीज जो मैंने बताया था उसका निराकरण आप स्वयं कर लेंगे। और पहले लिखेंगे तो स्वर, फिर व्यंजन, इसके बाद मात्रा पढ़ते हैं। अगर इसी को हम बाद में लिखते हैं तो मान लीजिए व्यंजन यहाँ पे लिख दिए बिंदु, पहले व्यंजन पढ़ेंगे द, या तो द पर बड़ी की मात्रा दी पढ़ेंगे या द पर छोटी की मात्रा दी पढ़ेंगे। बस इतना ही चीजें हैं। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ये क्या है? बिंदु से बनने वाले स्वर, और इसके बाद क्या है आपको बताएंगे डैश से बनने वाले स्वर। हल्का मोटा का अंतर आप चूंकि नहीं कर पाएंगे, व्यवहार में नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको लोप कर दिए हैं। पढ़ाते समय इसका लोप कर दिए हैं कि आपको कठिनाई ना हो। इस संशय में रहेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हल्का और मोटा को एक मानकर चलेंगे, या तो ये है या तो ये, कॉमन सेंस है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, आप बिंदु के जगह पे अगर डैश का प्रयोग कर देंगे तो प्रथम स्थान पे वो आ माना जाता है। प्रथम स्थान पे बाएं, बाएं का मतलब पहले, अगर पहले लिखेंगे तो स्वर पढ़ा जाएगा और बाद में लिखेंगे तो मात्रा पढ़ा जाएगा। ये हम लिखेंगे यहाँ पे, यही सेंस यहाँ पर भी है। जैसे ध्यान देंगे, ये व्यंजन मैंने लिख रहा, ये व्यंजन है मौ, मौ व्यंजन है, यहाँ से प्रारंभ हुआ, ये प्रथम स्थान हुआ। प्रथम स्थान पे बाएं अगर हल्का से डैश ऐसे लिख दिए तो ये व्यंजन हो गया आ, स्वर हो गया आ, अब व्यंजन क्या हो गया? मो। ये हो गया शब्द आम। अगर आई पढ़ेंगे ये व्यंजन हो जाएगा आईम, आम या आईम। लेकिन अगर इसी को आप पहले न लिख करके बाद में लिखेंगे तो या तो आ की मात्रा होगी या आ के साथ ई भी आएगा। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे, ये प्रथम स्थान है, नीचे लिख दीजिए, इसका मतलब हो गया या तो माँ या माई, इसके साथ स्वर भी प्रयोग होगा, माँ या माँ। अब ध्यान देंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा आपका। सिर्फ आप दूसरे स्थान पे आ जाइए। अगर दूसरे स्थान पे बाएं कोई शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए हमने स्व लिखा व्यंजन, दूसरे स्थान पे अगर डैश लिखते हैं तो ये होगा ओ, तो पहले लिखेंगे ओ और व्यंजन क्या है? स्व, ओस। या अंग मान लेंगे तो, अगर अंग मान लेंगे तो अंश। अगर हल्का और गाढ़ा दोनों डैश दिया गया, लेकिन लिखने में व्यवहार में नहीं हो पाता है, हल्का गाढ़ा हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों को एक मानना है। तो या तो ओ या तो अंग, कोई एक होगा, एक मान के चलिए, या तो ये ओस होगा या तो अंश होगा। अगर इसी को आप बाद में लिख देते हैं तो पहले व्यंजन क्या हो गया? स, सपरो की मात्रा सो, या सपरांग की मात्रा संग, अंग की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे ये बिंदु होता है अंग की मात्रा। और अगर इसी को आप तीसरे स्थान पे, यहाँ पे आ जाएंगे, तीसरे स्थान पर लिख देते हैं, स्व व्यंजन ही उठाते हैं हम। ध्यान देंगे, ये लाइन पे आना चाहिए, लिखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा स्लिप हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे स्थान पर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अगर पहले लिखेंगे ऊ पढ़ा जाएगा,
जैसे उ अस, या छोटा सा मानते हैं तो उस लिखेंगे, उस। अगर इसी को बाद में लिखते हैं तो स पे बड़ा ऊ का मात्रा सु, या स पे छोटा ऊ का मात्रा सु, दोनों में से एक पढ़ा जाएगा। इसमें सलामी स और षटकोण स, ये सारी चीजें स के अंतर्गत ही आएंगे, उसको आप समझेंगे। इस तरह से हल्के बिंदु, हल्के डैश, मोटा बिंदु, मोटा डैश, दोनों के विषय में समझाया गया है। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कॉमन सेंस से शुरुआत में हल्की कठिनाई होगी। मान लीजिए पहले स्थान पे अ या ए, दूसरे स्थान पे ए या औ, तीसरे स्थान पे ई कन्फर्म है। फिर डैश क्या होता है? डैश में पहले स्थान पे आ या आई, दूसरे स्थान पे ओ या अंग, तीसरे स्थान पे उ कन्फर्म है, क्योंकि उ का उच्चारण उ के रूप में ही होगा। यहाँ आई कम से कम प्रयोग होता है, हल्का फुल्का इसी में थोड़ा सा आपको संशय होगा, शेष कोई कठिनाई नहीं है। आप इसी तरह से स्वर का प्रयोग करेंगे किसी शब्दों को लिखने के लिए और उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके अनुसार पढ़ेंगे। पढ़ने का सिद्धांत यही है, स्वर व्यंजन मात्रा, फिर व्यंजन मात्रा रिपीट होता जाएगा। जैसे मैं एक शब्द यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक शब्द यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मिटा करके यहीं पे आपको बतला दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमको शब्द लिखना है ऊपर। अगर ऊपर शब्द लिखना है, वो स्वर है, ठीक, या हम शब्द लिखना है ऊषा, अलग अलग मैं लिखता हूं। या ऊषा शब्द हमको लिखना, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लिखने से पहले इसमें देखेंगे व्यंजन क्या है, पहले व्यंजन को लिखेंगे। व्यंजन प और र है, तो सबसे पहले आप प और र लिखेंगे। ऊपर से नीचे आया 120 अंश पे प हो गया, नीचे से ऊपर गया, चाहे वो 45 अंश या 60 अंश पर ही क्यों न चला जाए, रहेगा वो र ही। नियम में बताया गया 35 अंश, लेकिन लिखते समय अगर कहीं भी लिखेंगे वो र ही माना जाएगा। क्यों कि नीचे से ऊपर गया है, और नीचे से ऊपर प्रवृत्ति किसकी है, किसकी प्रकृति है, र व्यंजन की है, तो सिर्फ र ही पढ़ा जाएगा। तो प और र पहले लिखेंगे। ऊषा में क्या है, व्यंजन, व्यंजन सिर्फ स्वर है, तो पहले स्वर लिखेंगे। अब ध्यान देंगे, ऊ स्वर मूल रूप में आया है ना, जब मूल रूप में आएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, बाएं। तो बाएं किस स्थान पे, बिंदु से या डैश से। अब ध्यान देंगे, बिंदु से या डैश से, तो डैश से ऊ बना है, तो डैश लिखेंगे। डैश में कहाँ पे, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान, तृतीय स्थान, तो तृतीय स्थान पे आप लिखेंगे यहाँ पे ऊ। अब ऊ पहले पढ़ेंगे स्वर, फिर व्यंजन प और ऊपर, ऐसे आप देखेंगे। ऊषा, ऊ डैश से है और कहाँ पे है, तीसरे स्थान पे है, तो ध्यान देंगे तीसरे है। ऊ सा, स पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा किस स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है, और किससे है, बिंदु से है, डैश से है, डैश से है, तो डैश यहाँ लिखेंगे। इस तरह से क्या हो गया, ऊषा। मान लीजिए शब्द हमको लिखना है आशा, ये सब व्यंजन, तो आ फर्स्ट स्थान पे, स्व फर्स्ट स्थान पे, आ फिर व्यंजन स्व फिर आ, आशा। इस तरह से सारे अभ्यास को आप करेंगे। किताब के विषय में अभी मैं उसमें बतलाया भी हूँ, मैं लिख कर भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, वो सारी किताबें खरीद लीजिए, पढ़िए। कहीं कोई कठिनाई हो अभ्यास में, आप उसका निराकरण करेंगे, मैं सहर्ष उसके विषय में बताऊंगा। और इस अभ्यास को आप यहीं पे स्टॉप करते हैं। शेष अगला जो भी वीडियो होगा शीघ्र ही दिया जाएगा। कोशिश करिए आप प्रत्येक अभ्यास को जितना जल्दी से जल्दी संभव हो, क्योंकि जब तक पहला अभ्यास पूरा नहीं होगा दूसरे अभ्यास को करने में आपको कठिनाई होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अभ्यास आप निश्चित रूप से समय के साथ पूरा कर लेंगे, तब आप अगले स्टेप पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में कोई स्टेप छोड़ करके या कोई अभ्यास प्रयोग नहीं किए और अगले अभ्यास पे चले जाएं, वो निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानदेह होगा। कोशिश से यही किया जाए। धन्यवाद।